में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जुट गई हैं। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की 29 सीटों को जीतने का बीजेपी ने लक्ष्य रखा है, जिसके लिए पार्टी ने प्रभारी और जिला प्रभारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व में कार्यकर्ताओं से साफ कहा गया है कि मध्य प्रदेश के सभी यानी 29 सीटों की 29 सीटें जीतकर केंद्र की बीजेपी सरकार को और ज्यादा मजबूत करना है और पीएम मोदी के गले में 29 कमल की माला पहनानी है। और वहीं कांग्रेस ने भी उन सीटों पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं जिन्हें कांग्रेस को लगता है कि वह जीत सकती है। हालांकि जहां पर बीजेपी का फोकस मध्य प्रदेश की 29 सीट है, वहीं कांग्रेस केवल 8 से 10 सीटों पर ही तैयारी कर रही है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सभी संगठनों और मोर्चों के अध्यक्ष की बैठक कर चुके हैं और कह चुके हैं कि अब पार्टी नेताओं को विधानसभा चुनाव की हार को भुलाकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी नेताओं का बयानबाजी आपको सुनवाते हैं। बूथ प्रबंधन, प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का हमारा अभियान 51% वोट शेयर। आगामी आने वाले समय में जिन बूथों पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है उन्हें और आगे कैसे बढ़ाना, जिन बूथों पर हम चुनाव हारे जिसकी हमने समीक्षा की है, उन बूथों पर चुनाव जीतने का अभियान और संकल्प 51% वोट का भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू की है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक विजय मध्य प्रदेश को मिली, माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति, आदरणीय जेपी नड्डा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत और परिश्रम करके टीम स्पिरिट के साथ जो चुनाव लड़ा, आगामी आने वाले लोकसभा के चुनाव में 29 की 29 सीटें जीतने का हमारा संकल्प है। कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा की चुनाव की तैयारी में लग गई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो जीतू पटवारी जी बने, उन्होंने पहले दिन से ही चार्ज लेने के बाद लगातार बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। उन्होंने सभी मोर्चा संगठनों की, सभी विभाग अध्यक्षों की, सभी जिला अध्यक्षों की, प्रदेश के प्रभारियों की सबकी बैठक ली है और सबसे आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना है, उसकी तैयारी कैसी की जाए, उन सबसे राय मशवरा लेकर वो अपने काम में जुट गए हैं। और बीजेपी इस बार, वहीं कांग्रेस का ये कहना है जीतू पटवारी साहब के कि देखिए, जो जीत गए वो जीत गए, जो हार गए वो हार गए, हार को भुलाकर आगे की तैयार करनी चाहिए। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। प्रियंका दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। नीलाभ शुक्ला, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। चर्चा की शुरुआत प्रियंका जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। 29 की 29 सीट जीतने का आपने लक्ष्य रख लिया है, यानी आप 100% मार्क लेकर इस बार मध्य प्रदेश में 29 कमल का फूल खिलाना चाहते हैं और कमल की माला पहनाना चाहते हैं। क्या रणनीतियां हैं? के मार्गदर्शन में हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में अपनी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। हमें पूर्ण विश्वास है लोकसभा में भी 29 की 29 सीटों के ऊपर जनता हमें, मुझे लगता है आप जिस जगह पे बैठी हैं वहां थोड़ा प्रकाश की कमी है। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए जहां आप हो, प्रकाश वहां पर्याप्त मात्रा में हो, तो आप साफ तौर पर हमें देख पाएंगी। चलिए बोलिए। पहले मैं मेरा पक्ष रख लेती हूँ, आवाज बुलंद रहेगी तो ज्यादा अच्छा है। दिखाई तो मैं हमेशा दे ही जाती हूँ। तो विषय यह है कि हम लोग अपनी विजय को लेकर आश्वस्त इसलिए हैं क्योंकि हमारे साथ में अनुभवी केंद्र और बहुत मजबूत सरकार और सबसे बड़ी बात कर्मठ कार्यकर्ता की जो लगन है, उसके साथ हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग इस बार लोकसभा में भी
29 में से 29 सीटों के ऊपर अपनी जीत का परचम लहराएंगे और 29 कमल के फूलों की माला जो है वो भारत माता को अर्पित करेंगे और केंद्र का जो नेतृत्व मजबूती के साथ हमारे भारत को गौरवशाली भारत की और जैसे हम कह सकते हैं विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। निश्चित तौर पे हम उस चीज को सार्थक करते हुए सभी के सहयोग के साथ में, सभी के विश्वास के साथ में और सामूहिक प्रयास के साथ में निश्चित तौर पे अपनी जीत का परचम लहराएंगे। इसके लिए मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ और आश्वस्त होने का मेरा सबसे बड़ा कारण है हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता जो विगत 5 सालों तक, आगामी 5 सालों तक हमारे साथ सतत कार्य करता रहता है, जनप्रतिनिधि के साथ में अपनी सक्रियता को रखते हुए, अपने आप का मनोबल बढ़ाते हुए जनप्रतिनिधि को भी पहुंचाता है, साथ ही जनता के साथ हमेशा 5 साल तक लगातार अपना संवाद बनाए रखता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, जिसमें हम सही तरह से एनालिसिस कर पाते हैं कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ हमें सुधार की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पे देवतुल्य कार्यकर्ता का जो मनोबल है वो हमें पुनः विजय और प्रचंड बहुमत के साथ विजय बनवाएगा। बिल्कुल, आप प्रचंड जीत के लिए आश्वस्त हैं। नीलाभ शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नीलाभ जी, हार का तो दुख बहुत होगा, खैर शायद उस हार के दुख से अब उबर गए होंगे। लोकसभा चुनाव की कैसी तैयारियां चल रही है? बीजेपी वाले तो 29 कमल खिला रहे हैं, आप कहां हाथ को मजबूत कर रहे हैं? यार दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल है, बहुत अच्छा है। मुंगेरी लाल जी के सपने हैं, कोई भी देख सकता है। लोकतंत्र है, आजादी है। सीधी बात बताएं हम आपको, हार हारने से नहीं होती, हार मानने से होती है। कांग्रेस नई ऊर्जा, नए जोश के साथ जाएगी। देखिए, एक शख्स है जो हर बार खड़ा होता है अन्याय के खिलाफ, एक शख्स है जो शोर नहीं मचाता, न स्वांग रचता है, न इवेंट बनाता है, बस उठ खड़ा होता है और हर उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ अन्याय है। जी हाँ, वही राहुल गांधी। राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की, जब लाखों का जन सैलाब गया। आपने देखा वो आम जनता जुड़ी थी। हमारी यात्रा 20 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी, 15 विधानसभा क्षेत्रों से हमें जनता का आशीर्वाद मिला। हिमाचल, तेलंगाना, तो सभी जगह हमें मिला। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर हमारा वोट और राजस्थान तीनों के बात तो हमारा वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, लगभग 10 लाख वोट हमें ज्यादा मिले। मध्य प्रदेश में भारतीय ये अपने आप को सांत्वना देने वाली बात हो गई ना। सांत्वना देने किसी बात है आपको? अब डिबेट में आप मेरे साथ हमेशा जुड़ते थे और आप एक डायलॉग बहुत बोलते थे, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा और कई चीजें आप बोलते रहते थे ना। मुझे पर्याप्त समय दीजिए बोलने का। बिल्कुल समय दीजिए। अब कुछ तो बोलेंगे ना, बोले के लिए कुछ तो मेरी चाहिए। मुझे बुलाया, समय दे दीजिए या फिर आप दोनों डिबेट कर लीजिए। अरे शुक्ला जी बोलिए। नहीं, आप बात काट रहे हैं मेरी। मैंने आपसे कहा आपको अगर आंकड़े पता हो, उसकी जानकारी हो, तो तीनों स्टेट में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 10 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले। ये तो आंकड़े तो जुटलाया नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश के अंदर तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद, साम दाम दंड भेद, ईवीएम से लेकर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने के बावजूद, डाक मत पत्रों से छिड़कानी करने के बावजूद भी हमारा जो वोट बैंक है यथावत रहा है, कहीं भी उसमें कमी नहीं आई। तो देखिए, हम आश्वस्त हैं हमारी जीत के प्रति। अभी राहुल जी की यात्रा निकलने वाली, न्याय जिसे भारत जोड़ो यात्रा थी, मैंने आपसे पहले कहा कि 20 विधानसभाओं से निकली, 15 विधानसभाओं में हमें जनता ने आशीर्वाद दिया। अब नया यात्रा जो निकल रही है, ये 6200 किलोमीटर की यात्रा है राहुल जी की, जिसमें मध्य प्रदेश भी ये यात्रा लगभग 14 राज्यों से गुजरी, से मध्य प्रदेश भी आएगा। देखिए, हम जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं, कांग्रेस आर्थिक और सामाजिक न्याय उपलब्ध कराएंगे। ये यात्रा मणिपुर से शुरू हुई। तो नीलाभ जी, आप कह रहे हैं यात्रा मणिपुर से शुरू होगी, ठीक है, अच्छी बात है, आप यात्रा कीजिए। इससे पहले आपने भारत जोड़ो यात्रा किया, उसका क्या लाभ हुआ आपको? मैंने आपसे क्या कहा कि 20 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी और 15 विधानसभा क्षेत्रों में हम जीते। अच्छा, ये आपके पास। अच्छा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस तो आप जोड़ नहीं पाए, आप भारत जोड़ रहे हैं, अब भारत को आप न्याय भी दिला रहे हैं। किसने अन्याय कर दिया भारत के साथ? अरे किसने कहा? आपको मैं आंकड़े बता रहा हूँ कि 10 लाख वोट 3 स्टेट में हमें ज्यादा मिले हैं। मध्य प्रदेश में हमारा वोटिंग प्रतिशत तमाम हथकंडों के बावजूद ही वही रहा है। फिर मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, हार हारने से नहीं होती, हार मानने से होती है। अब नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ, युवाओं का जोश और वरिष्ठों के मार्गदर्शन के साथ फिर जनता के पास जाएंगे, निश्चित रूप से जनता में आशीर्वाद देगी। काट की हांडी हर बार नहीं चढ़ती। चलिए ठीक है, प्रियंका दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए बोले प्रियंका जी। ये उस जोश की बात कर रहे हैं और उन्होंने प्रदेश की कमान ऐसे व्यक्ति के हाथ में दी है जो खुद की विधानसभा क्षेत्र में जीत का परचम नहीं लहरा पाया।
उसके बाद ये लोग जब हारेंगे तो ईवीएम को दोष देना और सरकारी तंत्र के मिसयूज का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिए। जिस इंसान का मैनेजमेंट खुद की विधानसभा में गड़बड़ा गया और वो वहां से अपने आप को विजयी नहीं बना पाया, उसके कंधों के ऊपर इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। उसके बाद ये लोग बात करते हैं कि इन्हें दरकिनार क्यों किया जाता है। इनके नेता प्रतिपक्ष के तौर पे इन्होंने उमंग सिंघार जी को लेकर के आए, जिनके ऊपर महिला उत्पीड़न के मामले कायम है। हेमंत कटारे जी को ये लोग जिम्मेदारी दे हैं, जिनके ऊपर महिला अगर बात करें तो संबंधी अपराध का जिसका अभी सुन लीजिए नीलाभ जी, फिर बोलिएगा अगर आपको आपत्ति है मैं आपके पास आऊंगा। बोलिए प्रियंका जी को सुनिए। उसके बाद ये लोग जो राजनीति पूरे टाइम ये लोग करते रहे, जिसमें इन्होंने जातिवाद के तौर पे देश को तोड़ने की कोशिश करी। उसके बाद में इन्होंने वही जहर जो है वो प्रदेश में भी घोलना चाहा, जिसमें ये लोग नाकाम रहे। इनकी जो कथनी करने का भेद जो था जनता ने पूरी तरह से समझा, और जहां ये हमें कहते थे कि हम शायद 2 अंकों तक भी सीमित नहीं रह पाएंगे, वही हम लोग 163 पर आए और ये सिर्फ 66 सीटों तक सीमित रह गए। उसका एनालिसिस करने की जगह पर अभी भी ये लोग यहाँ वहां दूसरी चीजों के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जबकि इन्हें एनालिसिस करनी चाहिए इनकी कपड़ा फाड़ राजनीति को लेकर के। इन्हें एनालिसिस करनी चाहिए इनकी पावर ऑफ अटर्नी जो गलत जगह पे चली जाती है, उसका एनालिसिस नहीं करते। ये मौका परस्त लोगों को अगर नेतृत्व देंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो प्रदेश को किस दिशा में लेकर के जाएगा। माननीय जी जीतू जी पटवारी जो है पहले दिग्विजय सिंह जी के बड़े चहेते माने जाते हैं, और जैसे ही वो आए उन्होंने सबको दरकिनार करते हुए डायरेक्ट लूप लाइन बनाई अपने राहुल गांधी जी की तरफ, वो प्रदेश अध्यक्ष बन करके बैठ गए। जिसके पास में खुद के लिए सही रणनीति ना रही हो, जो पार्टी के लिए कहता रहा है कि पार्टी गई तेल लेने, आप तो मुझे देख करके वोट दीजिए, उसके बाद भी जनता ने उनको उनकी विधानसभा में नकार दिया। यहाँ तक कि जो उनका बाहुल्य क्षेत्र था उसमें 8 पार्षद जो है वो भाजपा की जीत करके आए, जहाँ के स्थानीय लोगों ने भी इनको नकार जवाब दिया। है, ठीक है, जवाब है क्या नीलाभ जी? इस तरीके जिस तरीके से प्रियंका जी मिसमैनेजमेंट का आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में मैनेजमेंट की कमी है। प्रियंका जी जो है हिंद राजनीति कर रही है, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगा रही। उमंग सिंघार जी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जबकि कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी है। देखिए हमारे संस्कार नहीं है हम कि हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी में से कई नेता जिन पर लगा, आप लोग के संस्कार तो मेरी बात सुनिए, आपको पर्याप्त समय दिया गया है, कई नेताओं पर बलात्कार के आरोप है, अधीर चौधरी जी के बयानों के एनालिसिस कर लीजिए, फिर संस्कारों की बात करिए, जिसमें आप लोगों ने हमेशा सनातन धर्म को गरियाया है। उसके अलावा कभी प्रधानमंत्री को गरियाते हैं, कभी उपराष्ट्रपति जी की महिमा को खंडित करते हुए आप लोग उनकी मिमिक्री करते हैं, और तो और आपकी खुद की बनाई हुई रूल बुक का आप लोग खुद पालन नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, ओके प्रियंका जी, ठीक है, अब सुनिए, चलिए आपने अपनी बात रख दी, अपनी बात रख दी, ठीक है। नीलाभ शुक्ला जी बोलिए। अब मैं बोलूं आप चुप रहेंगे, शांति सुनेंगी? नहीं आप बोलिए। अगर गलत बात होगी तो बिल्कुल शांति से नहीं सुनूंगी। आप सुनना पड़ेगा आपको, आप डिबेट कर लीजिए। चलिए तथ्यात्मक बात कर लेते हैं। शुक्ला जी बात सुनिए, आपने व्यक्तिगत आरोप लगाया आपके भारतीय जनता पार्टी कई नेताओं पर यौन उत्पीड़न के साथ बलात्कार के आरोप के मुकदमे भी चल रहे हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं करते। मेरी बात सुनिए, आप महिला हैं, शुक्ला जी रणनीतियों बात करिए। उधर 29 कमल खिलाने की तैयारी हो रही है, आप सुन रहे हैं कि 5-7 पर ही आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं? आप महिला है। अरे शुक्ला जी सुनिए, अरे नीलाभ जी सुनिए, मुद्दे पे बात करिए, किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं। अब ठीक है, अब समय है कि हम कैसे आगे बढ़े। कल सुन रहा हूं कि 139 साल की हो जा रही कांग्रेस। अरे सुनिए अरे शुक्ला जी मेरी बात सुनिए, कल सुन रहे हैं कि आप लोग स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। एक मिनट, स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, कांग्रेस 139 साल की हो जाएगी, देश की सबसे पुरानी पार्टी। एक मिनट शुक्ला जी, देश की सबसे पुरानी पार्टी आज कहां खड़ी है? देश की सबसे पुरानी पार्टी कल 139 साल हो जाएंगे आप लोग बनाने जा रहे हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी आज कहां खड़ी है? ये आप लोगों ने चर्चा किया। 29 जगह पर बीजेपी तैयारी कर रही है और सुनने में आ रहा है कि आप लोग 8 और 10 जगह पर ही फाइट करने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? आपने इस पर क्यों नहीं चर्चा किया? आप क्यों इस पर नहीं सोचते? आपको किसने कहा कि हम 8 और 10 जगह पर तैयारी कर रहे हैं? किसने कहा आपको ये बात? आपने मन से आकलन कर लिया इस चीज का? जी नहीं, पूरे प्रत्येक
जितने संसदीय क्षेत्र चलिए हैं, आप जितने 29 पे करिए, मैं तो 29 चाहता हूं 29 पे आप लोकसभा मेरे पे हम कहने से तैयारी क्या कर रहे हैं। होगा। वो पूरे युवाओं के जोश वरिष्ठों के मार्गदर्शन तहत हम तैयारी कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। और देखिए नीलाभ शुक्ला, ये भारतीय बता जनता दीजिए, पार्टी ये बता दीजिए कहां अरे, खड़े हैं आज आप? देश की सबसे पुरानी पार्टी कहां खड़ी है आज? क्या हो गया अचानक? नेतृत्व की कमी हो गई? भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। मैं बताएं, आप मुद्दों पे बात नहीं कर रही। ये कर रही किस तरह मंदिर का श्रेय लेकर उसे बुनाया जाए, किस तरह ध्रुवीकरण किया जाए, फिर अरे आपकी भी सरकार थी, 10 साल मनमोहन सिंह सरकार थे, आपको मना किया था क्या किसी ने राम मंदिर मत बनवाइए? आपको किसी ने मना किया था? करेंगे हम तो एडवाइजरी कमेटी ने मना किया था। हम तो मुख्य मुद्दों पे बात करेंगे। हाँ। हम महंगाई पे बात करेंगे, हम मनमोहन सिंह जी की सरकार एडवाइजरी कमेटी द्वारा संचालित होती किसानों पर बात थी, करेंगे, जिसकी क्लीन चिट न मिल पाने के कारण ये लोग कभी हिंदू नहीं, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं तो बीजेपी वाले जो काम कर रहे हैं इस समय, आपको मना किया था क्या किसी ने? आप या कांग्रेस की सरकार जब 10 साल थी, यूपीए की सरकार आपकी, किसी ने आपको मना किया था कि आप राम मंदिर मत बनवाइए, आप ये मुद्दा मत उठाए? किसी ने मना किया था? किसी ने आप लोग राम मंदिर खुलवाया किसने था? राजीव गांधी ने खुलवाया था। अच्छा, परंतु ताला तो खुलवाया, लेकिन उसके बाद में लोगों के हाथों में ताले डाले। देखिए, वो राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बंद, आप उसका श्रेय ले रहे हैं। राम को कंपनी बता करके हलफनामा दायर करवाया जो किसने? राम मंदिर 2 बनाने दर्जन पुरोधा थे, कंपनी खड़ी उन्हें आने किसने? से मना कर दिया गया। उदयनिधि स्टालिन ने जब पूरे सनातन, चलिए देखिए, हम लोग लगता है मुद्दे से भटक रहे हैं, हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। और आज का हमारा मुद्दा है प्रियंका जी और नीलाभ जी, अब मुझे लगता है मुद्दे पर रहते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर राम मंदिर का कभी विषय आएगा, नीलाभ जी अगर आप चर्चा में रहेंगे तो मैं आपसे जरूर उससे रिलेटेड सवाल जवाब करूंगा। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश पे फोकस रहिए, 2024 की रणनीतियों पर ही चर्चा करेंगे तो आई थिंक ज्यादा बेहतर होगा। चलिए नीलाभ जी, आप बोलिए। जी, मैंने आपसे कहा हम जनता के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ध्रुवीकरण करके, बरगला कर, हर चीज का श्रेय लेकर, इवेंट करके राजनीति कर रही, वैसे हम नहीं करेंगे। देखिए, सत्य पराजित होता है। देखिए फिर आप जो है बेवजह के मेरी बात होने दीजिए पूरी। आप बात होने बीच में आप डिबेट का तरीका सीखिए। मैं आपको बोलने दूंगी, अन्यथा मैं नहीं बोलने दूंगी, बीच में इंटरप्ट बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले। ठीक है, बरगलाने की राजनीति आपकी खड़गे जी ने बरगलाने की करी, राजनीति आप करते को बीच में कौन लाया, पांडवों को बीच में कौन लाया, 13 साल का किसको बताया? फिर आप लोग कहते हैं भटकाने की राजनीति हम करते हैं। मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं आप। ठीक है, हम तो मुद्दे पे बात कर रहे थे, हम जगह मुद्दे पे योजना और लाभार्थियों पे ही चर्चा करी है। परंतु आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि खड़गे जी ने ऐसा बोला था या नहीं बोला था? पांडवों बोले कि नहीं बोले, कौरव पांडव लाए अथवा नहीं लाए, आप इसकी बात कीजिए। आप मुद्दे पे बात करेंगे, मैं आपको बोले दूंगी, मुद्दे से मैं आपको नहीं बोले दूंगी। गारंटी में चुनाव लड़े थे, एक बार बताऊंगी, गारंटी पूरी हुई क्या? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की हमने जो कहा, हमने जो अपने वचन पत्र में रखा, धारा 370 हमने कहा, हमने किया। राम मंदिर हमारा शुरू से एजेंडा था, हमने कहा, हमने किया। यूसीसी हम लाएंगे, हमने कहा। सीए हमने लाया, हमने कहा, हमने लाया। 3 तलाक हमने हटाया, मतलब हमने हटाया। आगे भी अपने वचनों पे कायम रखेंगे। आप लोग इसकी बात कीजिए कि आप लोगों ने आज तक जनता को सिर्फ दिलाने के और एक परिवार को पोषित करने के अलावा आप लोगों ने क्या किया, इस पे चर्चा कीजिए। आप झूठ की धन की राजनीति करते हैं तो झूठी गारंटी देते हैं। जो गारंटी 2014 में दी गई थी आज तक पूरी नहीं हुई। आज आप नोटबंदी के फायदे भी नहीं गिनाते, तो सीधी बात है। ठीक है, नोटबंदी फायदे नहीं उठाते। अच्छा एक बात बताइए, नोटबंदी एक मिनट प्रियंका, 351 करोड़ रुपए किसके यहाँ से निकले? धीरज साहू जी के ऊपर भी कुछ बोलिए कि नहीं बोलेंगे आप? नोटबंदी के फायदे बता दीजिए आप, किसका फायदा हो गया? अरे हम बता रहे हैं ना, धीरज साहू जी के 351 करोड़, बिल्कुल साहू जी के घर से जो निकले 350 करोड़ रुपए, मुद्रा का विश्व पटल का सम्मान हुआ है। तुगलकी फरमान जो आप लोग करते हैं। बताइए नोटबंदी के फायदे, आप पढ़ी लिखी समझदार है, बताइए नोटबंदी के कितने फायदे बताइए मुझे आप, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आप ज्ञानी है, बताइए नोटबंदी के क्या क्या फायदे हुए? नोटबंदी के ही फायदे हैं जो 351 करोड़ रुपए बाहर आ रहे हैं काले धन के रूप में। और भी लोगों की जो ईडी के नाम से आप लोग जो घबराते हैं ना, वो नोटबंदी का ही फायदा है। चलिए ठीक है, ओके, देश की इकोनॉमी, ठीक है, आप लोग इधर उधर मत भटकाइए। चलिए बात करते हैं, ठीक है प्रियंका, चलिए बात करते हैं कि रणनीतियों पर हम बात कर रहे थे और रणनीतियों पे हम रहेंगे जनता के लिए। अब देखिए आप, ठीक है, एक मिनट शुक्ला जी, तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर बन गई, अगर आपकी सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया जाएगा। और
आपके मुख्यमंत्री ये चाह रहे हैं कि 29 कमल को जो है वो पुष्प को मुख्यमंत्री के चाहत है कि प्रधानमंत्री के गले में डाला जाए, तो जनता कैसे और कनेक्ट हो आपसे? क्या रणनीतियां उसको लेकर आए हैं आप, या क्या रणनीतियां अपनाएंगे? कनेक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है जो सदैव जनता के बीच में उपस्थित रह करके माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए, जिसमें लाभ और हानि दोनों का एनालिसिस पूरे निष्पक्षता के साथ हो सकता है। और जो देवतुल्य कार्यकर्ता है सतत कार्य करता रहता है जनता के बीच में, जिसके कारण जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की योजनाएं भी तय की जाती हैं और इसी के हिसाब से केंद्र की जिम्मेदारियां भी तय की जाती हैं। इससे छोटे से छोटा व्यक्ति लाभार्थी, आज अगर हम बात करें जो पक्के मकान, आज आप करें देश के अंदर जो स्वच्छता जैसा स्लोगन जिसके ऊपर कभी किसी ने विचार ही नहीं किया था, आज जो लोगों के अंदर मानस के अंदर जो परिवर्तन आया है, ये केंद्र नेतृत्व के सफल, अगर हम बात करें सफल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। जैसा सेनापति होता है वैसा ही सेना तैयार होती है। चले ठीक है नीलाभ जी, ठीक है, ठीक है, ओके ओके प्रियंका जी, आपकी बात है। नीलाभ जी चलिए अब बिना आरोप प्रत्यारोप की थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके प्रियंका जी, बिना आरोप प्रत्यारोप की बात कर लेते हैं। कांग्रेस की अगर तैयारियों की बात करें तो कैसे एक बार जनता फिर से आपसे कनेक्ट हो? जनता जो बहुत सारी सी जनता है जो आपसे दूर जा चुकी है, और उनको कैसे अपने तरफ आप फिर से बुलाएंगे, कैसे अट्रैक्ट करेंगे, उसको लेकर रणनीतियां बताइए और समझाइए ताकि जनता जो है वो कनेक्ट हो सके, जो डिस्कनेक्ट हो गई। जनता कहीं दूर नहीं। मैं आपसे एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, तीनों चुनाव की आप बार बार बातें कर रहे हैं, 10 लाख वोट हमें ज्यादा मिले। तो मध्य प्रदेश में भी हमारा चुनावी जो वोट बैंक यथावत रहा है। सीधी बात है, भारत जोड़ो यात्रा में हमारी 20 विधानसभा से अब एक बात मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, आप डिक्टेंशन मार्क लेकर आइए और फेल हो जाइए तो उसका कोई महत्व नहीं होता। अगर आप अच्छा परसेंटेज बढ़ा, 1 मिनट, 5 सब्जेक्ट का अगर 6 पे, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। पत्रकार का दायित्व होता है दलीय निष्पक्ष होकर बात करें। आप बीजेपी के आघोषित प्रवक्ता की तरह मुझसे बात मत कीजिए। क्या नीलाभ जी आप अनर्गल बातें करते हैं, तथ्य लेकर आते नहीं है, तथ्य आपके पास है नहीं, आप मेरे पर बीजेपी प्रवक्ता को वो लगा रहे, क्या तथ्य है? देश की सबसे पुरानी पार्टी आज कहां खड़ी है? कहां खड़ी है? कहां है आप? कहीं नहीं, सिमट गए। क्यों? ना आपकी नीति है, ना आपकी नीयत है, कुछ नहीं। पत्रकारों सवाल खड़े कर रहे हैं, पत्रकारों सवाल खड़े करने से क्या मिलेगा? आप खुद अपने दामन में झांक कर देखिए और आप देखिए क्यों आप लोग पीछे हो गए। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे पत्रकार को क्या मतलब? आपने पत्रकार को क्यों बोला? बात नहीं करा। अरे इस तरीके से आप ये डिबेट का तरीका थोड़ी ना। आपके पास तथ्यों की कमी होती है, आपके पास तथ्य होते नहीं है और आप इधर उधर के आरोप लगाते हैं। मेरे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं आप सुन कर रहे हैं? मैं आपसे बात करना चाहता हूं, हमारी बात बताना चाहता हूं, बीच बीच में मेरी बात काट रहे हैं। शुरू से आपको देख रहा हूं, एक बात बार बार टोक रहा हूं आपको। आपने डिबेट में बुलाया, मैं अपनी बात रख रहा हूं, आप मेरी बात बीच बीच में बार बार काट रहे हैं। तो दलीय पत्रकार का दायित्व होता है दलीय निष्पक्ष रहे, तो आपको मेरी बात सुनना चाहिए। मैंने किसका पक्ष लिया? मैं तो पूछ रहा हूं, जब आपके पास तथ्य नहीं है। बात बार बार काट रहे हैं, आप मेरी बात बार बार काट रहे हैं। क्या बात करते हैं नीलाभ शुक्ला जी? आप पहली बार मेरे से डिबेट में जुड़े हैं, ये मेरे से आप पहली बार जुड़े हैं। कितनी बार आप मेरे से जुड़े हैं, किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं आप? पहली बार है ये। आप मेरी बात बार बार काट रहे हैं श्रीमान, इसलिए मुझे आपको मजबूरी में लगाना पड़ रहा है यारो। आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो रहे। चलिए अपनी बात जल्दी रखिए, फाइनल कमेंट, ये जो बोलेंगे फाइनल कमेंट है। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, हम जनता के बीच जाएंगे, हम हमारे साथ क्या कमी हुई, हम आत्म विश्लेषण करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, हम समीक्षा करेंगे, हमसे क्या कमी हुई, क्या गलती, हम जनता के फिर नए जोश, नई ऊर्जा के साथ जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हार हारने से नहीं होती। चलिए हम भी उम्मीद करते हैं आप नए जोश, नए उमंग के साथ आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलाभ शुक्ला जी आपका, प्रियंका दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसे में यही बड़ी बहस में आज हमने जाना समझा कि एक तरफ बीजेपी 29 कमल खिलाने की तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। पुरानी हार को भुलाकर अब कांग्रेस के तरफ से यही कोशिश होगा कि लोकसभा चुनाव में कम से कम अच्छा प्रदर्शन किया जाए। देश की सबसे पुरानी पार्टी जो कि कल लगभग 139 साल की हो जाएगी, वो आखिरकार हाशिए पर क्यों चल रही है? मंथन चिंतन जरूर करना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा से आपने क्या सीखा? अब भारत न्याय यात्रा आप निकाल रहे हैं, उससे आप क्या सोचेंगे? खुद चिंतन मंथन कीजिए। बड़ी बहस में मेरे साथ फैला लेते हैं। नमस्कार।